अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं कहती हूँ कि इस साल की सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें DGISPR और DGISI दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगरचे DGISPR तो कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन जो DGISI हैं उन्होंने ये पहली दफ़ा कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने इमरान खान साहब का सारा कच्चा छट्टा बयान करके रख दिया। अभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आपको आगे चल के पता चलेगा। उन्होंने सारा इमरान खान साहब बताया कि उन्होंने किस तरह से अपने टेन्योर में अपनी तमाम उन ख्वाहिशात को, कि जो गैर आइनी ख्वाहिशात थी, उनका पूरा करने के लिए उन्होंने DGISI के सामने भी वो बातें रखी और आर्मी चीफ के सामने भी बातें रखी। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को कहा कि अगर आप ये खुद एतमाद, जो अदम एतमाद की जो तहरीक आ रही है, अगर आप इसको ये ख़त्म करवा देते हैं, इसको वापस करवा देते हैं, तो मैं आपको ताहयात आर्मी चीफ की पेशकश करता हूँ। तो आप अंदाज़ा करें, आप इस आदमी के दिमाग में फतूर देखें कि अपने मंसूबे को, अपने आप को वज़ीर आज़म रखने के लिए, वज़ीर आज़म की कुर्सी से चिमटने के लिए इसने आर्मी चीफ को ये एक गैर आइनी, जिसे कहते हैं, ये पेशकश कर दी कि अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको सारी ज़िंदगी के लिए आर्मी चीफ का ओहदा दे सकता हूँ। वो तो शुक्र है कि आर्मी चीफ साहब ने, कमर बाजवा ने इस पेशकश को ठुकरा दी और रद्दी कर दी और उनको कहा कि आपको ये अदम एतमाद का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद नाज़रीन, दूसरी बात उन्होंने की, DGISPR और DGISI ने बताया कि किस तरह से इमरान खान साहब रात की तारीकी में तो इस्टेब्लिशमेंट से मिलते और फिर दिन की सुबह होते साथ ही वो गद्दार है, न्यूट्रल हैं और जानवर हैं, हमें इस तरह से मीर जाफ़र, मीर सादक के अलकाबात से नवाजते। तो वो तो बात ठीक है, किस तरह से वो नवाजते थे, लेकिन मैं यहाँ पे इन लोगों से, DGISI और DGISPR से सवाल करना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने कहा कि हम अपने आप को सियासत से अलग करते हैं, तो फिर आपका उनसे मिलने का क्या जवाब था? अगर आप ये लोग ये कहें कि हम तो सबके साथ मिलते हैं और हम सुनना चाहते थे कि इमरान खान तुमसे क्या कहना चाहता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको ये बात नहीं पता कि इमरान खान साहब आपसे क्या चाहते हैं। आज ना पाकिस्तान के एक बच्चे से अगर आप पूछ लेना कि इमरान खान साहब के दिल की ख्वाहिश क्या है, तो वो आपको बता देगा कि इमरान खान साहब के दिल की ख्वाहिश क्या है। इमरान खान साहब के दिल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किस तरह से उनको दोबारा से गोद में उठा लिया जाए और उनकी दोबारा से नैपियाँ बदली जाएँ। चलें, बहरहाल उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया। उन्होंने बताया कि ये उनके साथ मिलते रहे हैं और रात की तारीख में मिलते रहे हैं और सुबह ये इमरान खान साहब उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते रहे। नाज़रीन, उन्होंने DGISI और DGISPR दोनों ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि माजी में उनसे गलतियां होती रही हैं और वो भी इंसान है, बेशक वो भी इंसान है और उनसे गलतियां होती रही हैं, लेकिन ये जो अपनी इस गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, ये जो प्लान करके, जो प्लांटेड, जो बम इन लोगों ने इमरान खान साहब की सूरत में जो मुआशरे पे ये जो फिक्स कर दिया है और इसका ये जो एक माइन बिछा दिया है इमरान खान साहब की शक्ल की सूरत में, और इन्होंने ये जो एक नस्ल को ख़राब कर दिया है, इसका कौन जिम्मेदार है? आपने इस तरह से कह दिया कि हमसे ये गलती हो गई है, गलती का तो इतराफ़ तो आपने कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपने इतनी घिनौनी गलती की है कि ये जो हमारे मुआशरे की जो खून में सरायत कर गई है, ये जहर सरायत कर गया है, इस जहर को कौन निकालेगा? अब इस गलती को कौन वहाँ से निकालेगा? दूसरी बात नाज़रीन, उन्होंने ये कही कि इमरान खान साहब जो DGISI हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, ज़ाहिर बात है ये इंटरव्यू कौन से इंटरव्यू की बात हो रही है जनाब, जब ISI रखे जा रहे थे, जब इनको अपॉइंट किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब की एक बच्चों वाली ख्वाहिश थी कि मैंने इंटरव्यू लेना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस वक्त वो बने हुए थे लाडले, वो तो चाँद मांगते थे तो उनके चाँद उनकी गोद में दे दिया जाता था। तो उन्होंने जनाब ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने तो इंटरव्यू करना है और कहा चलें जी इंटरव्यू भी कर लें। तो उन्होंने बताया कि जब मुझसे इंटरव्यू किया गया, मुझसे पूछा गया कि आपके नज़दीक इस वक्त मुआशरे में, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कह दिया मईशत है। ज़ाहिर बात है, हर जो जी शऊर बंदा है उसके नज़दीक यही बात है कि इस वक्त जो मेन मसला है पाकिस्तान का वो मईशत है, और जिस पे इमरान खान साहब ने कहा ना जी ना, मईशत तो है ही नहीं, मईशत तो हमारी बहुत ठीक हो गई है, नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें हैं और हर तरफ शांति ही शांति है। इस वक्त मेन मसला जो है वो है हमारा हिज़्ब इख्तिलाफ, वो है हमारी अपोजिशन, वो है हमारी PMLN, वो है हमारी पीपल्स पार्टी और वो है हमारे जो है मौलाना फजलुर रहमान। इमरान खान साहब ने कहा कि आपको तो पता ही नहीं हमारा मेन मसला क्या है। नाज़रीन, वही एक बात कि ये जो शख्स इमरान खान साहब हैं, ये जब इक़्तिदार में आए तब, और ये जब इक़्तिदार से पहले कंटेनर में थे और इक़्तिदार में जाने के बाद, इनका सिर्फ एक ही मसला था। इनका मसला ये नहीं था
کہ انہوں نے پاکستان کو संवारना है, इनका मसला ये नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है, इनका मसला ये बिल्कुल भी नहीं था कि इन्होंने आम इंसान को सारे हकूक़ देने हैं. इनका सिर्फ एक मसला था, इनका मसला वो क्या था कि सबको मार दो, सब मर जाएं, सबको फांसी दे दो और मुझे जनाब ताहयात तो एक सदारत की या PM की कुर्सी पे बिठा दो. इनका सिर्फ और सिर्फ मसला ये था. तो जब एक शख्स के आप अंदाज़ा करेंगे, जब एक लीडर की ये ख्वाहिशात हो, जब उसके जहन में ये चीज़ें चल रही हो, जब नफ़रत की और बदले की जब उसके दिल में आग लगी हो, तो उसने कहाँ पे कौम को और मुल्क का ध्यान करना था. तो यही हुआ कि जब हमने देखा कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो चीन से इनकी लड़ाई, सऊदीया से इनकी लड़ाई, कतर को इन्होंने नाराज़ कर दिया, दुबई से इन्होंने नाराज़ कर लिया, और हमने देखा कि कैसे बाजवा साहब हर एक के पास जा के तो हालात ठीक करते रहें. चलिए ये एक अलग मौजू हो जाता है. तो मैं आपको बता रही थी कि DGISPR उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात का अदा किया कि अब जो है फ़ौज वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है और अब हम किसी भी गैर आइनी या गैर सियासी बातों में ना पड़ेंगे, ना ही हमें सियासत में उलझाया जाए. साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने साइफ़र का भी जिक्र किया और कहा कि किस तरह से हमने पहले ही बता दिया था कि साइफ़र एक सिर्फ झूठ है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, साजिशों का प्लंदा है. फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हम लोग हैरान रह गए बकौल DGISPR और उनके कि हम लोग हैरान रह गए कि किस तरह से इन्होंने वो लेटर को यूँ ड्रामाई अंदाज में, जी हाँ यही उनके अल्फाज थे, उनके बिल्कुल यही अल्फाज थे कि कैसे उन्होंने ड्रामाई अंदाज में तो उस लेटर को दिखाया कि जनाब ये साजिश हुई है. अब मेरा सवाल यहाँ पर इन लोगों से ये आता है कि जब आपको पता था और अभी इनकी हुकूमत नहीं गई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गई थी, और जब आपको पता चल गया कि वो साइफ़र पे खेल रहे हैं और साइफ़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मदाखलत है, लेकिन फिर भी आपने इमरान खान साहब को खेलने दिया, उनको जाने दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने वो गैर आइनी इक़दाम कर दिया और फिर आप ही को चपेड़े मार के, थप्पड़ मार के, जो जिसकी बाज़गश हम सुनते हैं कि PM हाउस में खूब थप्पड़ पड़े, इनको चपेड़े पड़े, तो फिर उन्होंने तो ये सदारत छोड़ी और अदम एतमाद की तहरीक मंजर आम पर आती है. तो नाज़रीन ये उनकी थी. और फिर उन्होंने अरशद शरीफ के केस के ऊपर भी जिक्र किया, उसके बारे में बताया और बहुत सी बातें उन्होंने बताई, बहुत से उन्होंने बातें बताई. उन्होंने कहा कि ये डॉट्स को आप मिलाते जाएं तो आप चोर के खुरे तक पहुंच सकते हैं. अब वो चोर का खुरा कौन है? अब उन्होंने कहा कि ये अरशद शरीफ को बाहर भेजने वाला कौन था, इनको किसने बाहर जाने पे मजबूर किया. और साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके हमारे साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो हमारा उनके साथ हो, हम उनके साथ राब्ते में भी रहते थे. उन्होंने कहा कि किसने उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ KPK एयरपोर्ट से तो उनको पेशावर से तो उनको दुबई भेजा गया, किसने सारी अरेंजमेंट की और किसने उनको वहाँ के जो कीनिया में वहाँ पे उनको फार्म हाउस में ठहराया, और वो कौन था जो उनके साथ फ़ोन पे बातें कर रहा था, और वो कौन था कि जिसने इनकी जो मौत की खबर थी सबसे पहले यहाँ के जो मीडिया सेल जो मालिक हैं इकबाल साहब, उनका नाम लिया गया कि उनको सबसे पहले किसने खबर दी. ये जो सारे किस हैं ना नाज़रीन, और ये जो सारे कौन है, अगर इन सारे किस और कौन को डॉट्स को मिलाया जाए तो हम आसानी उस चोर के खुरे तक पहुंच सकते हैं. जिसका नाज़रीन आपको याद होगा कि कल फैसल बावड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब की जो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, ये उनके ऊपर अच्छे खासे उनके सर पे हथौड़ों की तरह ये बरस रही हैं. फैसल बावड़ा साहब ने भी इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा किया कि उनका जो ये हादसा नहीं है, ये एक मिस्टेक नहीं हुई है कीनिया की पुलिस से, बल्कि ये बाकायदा एक कत्ल की साजिश है, और ये कत्ल की जो साजिश है ये रचाई गई है. और ये रचाने में उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो गैर सियासी हैं, जिनका मसला कुछ और है, जिनका मकसद कुछ और है, जिनका मंबा कुछ और है, और वो अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए, अपने उस गोल को हासिल करने के लिए उन्होंने इमरान खान साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं. फैसल बावड़ा साहब ने बड़े खुल के बात की है, लेकिन अफसोस कि वो उनका नाम नहीं ले सके. और उन्होंने ये कहा भी, जब एक साहबी ने उनसे पूछा कि आप उनका नाम लें, जब आप इतनी डिटेल में आप बात कर रहे हैं तो आप उनका नाम लें, तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर मैं उनका नाम भी लूँगा. तो नाज़रीन उसके बाद जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो ज़ाहिर बात है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, ये एक बम्बार्डमेंट थी इमरान खान साहब के ऊपर, और उनका वो जो कल लॉन्ग मार्च देखें होता है कि नहीं होता, जितनी उनके साथ अब तक हो चुकी है. और जैसे फैसल बावड़ा ने भी कह दिया है कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये खूनी मार्च होगी, और जब उन्होंने ये अल्फाज कह दिए हैं कि ये खूनी मार्च होगी, और इमरान खान साहब फरमाते हैं कि ये बहुत पुरअमन मार्च होगी,
تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرامن مارچ ہوتی ہے کہ خونی مارچ ہوتی ہے، لیکن جو اس کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو ابھی تک باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ایک جان بوجھ کے ایک سچویشن کریٹ کی جائے گی، جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اپنی دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے خون کو استعمال کیا تھا اپنی سیاست کے لیے، اور ابھی بھی ان کی جو یہ لانگ مارچ ہے، یہ ابھی بھی ایک خون ہی مانگ رہے ہیں، یہ لاشیں گرانا چاہ رہے ہیں، خدا نخواستہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لاشیں گریں اور میں ان کے اوپر سیاست کروں، جیسا کہ آپ لوگ ابھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کی موت کے اوپر سیاست کی۔ ابھی تک یہ لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے 1.5 مہینے سے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا، لیکن یہ لانگ مارچ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سانیہ ہوتا ہے، ارشد شریف کی موت کا سانیہ ہوتا ہے، اور یہ فوراً ہی دوسرے دن لانگ مارچ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے دکھی ہیں ناظرین، آپ ان کے دکھ کا اندازہ کریں کہ یہ ان کی والدہ کے پاس جاتے ہیں، افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ آخر جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ کیا وجہ ہے؟ کہیں یہ وجہ وہی تو نہیں ہے کہ جو ان کی بیگم بشرا بی بی صاحبہ نے جو ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے فوجگی والے گھر میں نہیں جانا؟ آپ کو یاد ہے نا ناظرین کہ جب ان کے دوست نعیم الحق وفات پا جاتے ہیں تو یہ اس کے گھر جنازے پہ نہیں جاتے ہیں، اور جب کوئٹہ میں سانیہ ہوتا ہے تو یہ ہزارہ کمیونٹی کے لاشوں میں وہاں پہ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جنازے پر نہیں گئے، اور غائبانہ جنازہ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ تو کیا وہ لندن بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا عمران خان صاحب امریکہ بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہ ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے؟ تو بہرحال ارشد شریف تو خیر دور ہیں، وہ تو اپنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی والدہ کا بھی جنازہ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ چلیں بہرحال ناظرین، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اب ان کا کل لانگ مارچ ہے، اب لانگ مارچ دعا کرنی چاہیے کہ یہ خیریت سے ہو، اور جو عمران خان صاحب کی انٹینشن ہے، جو عمران خان صاحب کے ارادے تو ان کے یہی ہیں کہ کسی طریقے سے قتل و غارت ہو، اور سب میں کہتی ہوں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ بس ساری دنیا ختم ہو جائے، اور ان کو تاج پہنا کے نا، وزیر اعظم کا تاج پہنا کے تو ان کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے، اور کہا جائے کہ تم تاحیات وزیر اعظم۔ حالانکہ آپ ناظرین دیکھیں کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں، KPK میں، پنجاب میں، لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو غرض کس چیز سے ہے؟ ان کو غرض اس چیز سے ہے کہ ان کو PM کی کرسی پر بیٹھنا ہے۔ اس کے لیے چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے ان کو الٹا لٹکنا پڑے، وہ اس چیز کے لیے راضی ہیں۔ اور اپنی اس خواہش کو، اپنے PM بننے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ناظرین کوئی موقع میں کہتی ہوں ہاتھ سے نہیں جانے دیا، چاہے وہ سائفر کا ایشو ہو، چاہے وہ معیشت کو بٹھانے کے لیے شوکت ترین کی جو آڈیو کال لیک ہو، ان کی اپنی آڈیو کالز سامنے آئیں کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، وہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ بس ایک یہ جو DG ISPR اور جو ان کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی، اس چیز نے اور میں کہتی ہوں تمام پاکستانیوں کے اوپر آشکار کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کس طرح سے ایک سازشی مائنڈ رکھتے ہیں، اور کیسے ان کا ایک سازشی مائنڈ، ایک ٹولہ جو تھا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ ٹولہ ابھی بھی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کی صفوں پہ، جس کا فیصل باؤڈر صاحب نے نام نہیں لیا، لیکن میرا خیال ہے سبھی کو اس ٹولے کا پتہ ہے کہ جس سے عمران خان صاحب ابھی بھی فیضیاب ہو رہے ہیں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ملک میں انتشار ہو اور وہ اپنا مقصد کو حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین امید کر سکتے ہیں کہ کل کا جو لانگ مارچ عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں، لے کے نکلتے ہیں، وہ پرامن ہو، اور اس میں کوئی ایسی ہمیں خون جو فیصل باؤڈر صاحب نے جس کا بارے میں امکان ظاہر کیا ہے، ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہ ہے، اور وہ پرامن طور پر وہ ان کا لانگ مارچ ہو۔ تو اسی بات کے ساتھ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔